हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक भास्कर पर स्वागत है। यहाँ आपको हमने एक श्रृंखला स्टार्ट करी है जिसमें यूपीपीएससी आरओ 2024 को ध्यान में रखते हुए कुछ इसके समान अध्ययन के ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको डायरेक्ट इस इमेज के माध्यम से फंस जाएंगे। तो अगर आप जो है थोड़ा बहुत समय अपना निकाल के इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, जो कि आपको नॉर्मली बुकों में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसरो का नया लॉन्च व्हीकल क्या है, और इसके बाद गाज़ा पट्टी और हमास मैप से देखेंगे क्या है, कैसे है, और इसमें चक्रवात का नया नामकरण या चक्रवात का नामकरण कौन कौन से देश करते हैं, चक्रवात कितने टाइप के होते हैं, कहाँ आते हैं मेनली, और इनका अलग अलग जगहों पे क्या क्या नाम है, इसको भी देखेंगे इसमें। इसी तरीके से विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया गया, उसका टारगेट कब तक है, और एसडीजी में इसका गोल जो सेट किया गया है 3.3, उसमें क्या क्या बातें हैं वो सब देखेंगे इसमें। और इसमें देखेंगे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनियों के स्टेटस क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है, उनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, अभी तक कितनी महारत्न कंपनियां हैं वो भी देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखेंगे, इंडिया में टोटल कितने ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल हैं, और यूपी में मेनली कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो सब देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो का नया लॉन्च व्हीकल आया है, आप देख सकते हैं। ये पहला वाला एसएलवी और एएसएलवी ये सब रिटायर हो चुके हैं। ऑपरेशनल क्या है, इंडिया के पास मौजूदा अभी 4 ऐसे हैं जो ऑपरेशनल हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी, एलवीएम-3 और एसएसएलवी। इसी तरीके से अंडर डेवलपमेंट है जिसमें एचएलवीएम-3, आरएलवी और एसटीएलवी। और अभी हमारे पास एक नया आया है जिसका नाम है एनजीएलवी। तो इसमें आप देख ही रहे होंगे एनजीएलवी, और इसके बारे में आपको हम बताते हैं आगे चल के। एनजीएलवी का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसी का नाम जो है सूर्या रखा गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है सूर्या के बारे में, सूर्या क्या है, क्योंकि अभी मेनली हम लोग जीएसएलवी पीएसएलवी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसका उपनाम नहीं था। अभी इन सब का उपनाम रखा जा रहा है। तो ये इसरो इसको बना रहा है, और इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ थे जब, तो इसका नाम एनजीएलवी एस सूर्या नाम रखा गया था इसका। और यही जो है आगे चल के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को इस्टेब्लिश करेगा 2035 में, और इसी से चंद्रमा पे जो है भेजे जाएंगे 2040 तक। और इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था एनजीएलवी 18 सितंबर 2024 को। इसकी कॉस्ट जो आई थी 8240 करोड़ रुपए आई हैं। ये 8 सालों में बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इसरो के आने वाले यानी भविष्य में जो भी लॉन्च किए जाएंगे सैटेलाइट, उनके बारे में दिया गया है। जैसे इसमें गगनयान है 1 2025 में लॉन्च किया जाएगा। निसार जो है इसरो और नासा का जो है संयुक्त है, इसको 2025 में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान 2 भी 25 में, गगनयान 3 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ये जो गगनयान 3 है, इसी के थ्रू जो है हम सेंड ह्यूमन इन स्पेस, इसी के थ्रू जो है अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाएगा। चंद्रयान 4 जो है 27-28 में लॉन्च किया जाएगा। वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसी तरीके से लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन 28-29 में लॉन्च किया जाएगा। ये इस जाक्सा और इसरो का संयुक्त वेंचर है। वेंचर क्या, दोनों साथ मिल के ही काम कर रहे हैं इस पे। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन
और ये भी जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है इसरो स्थापित करेगा। ये इसका टोटल वेट जो है लगभग 20 टन रहेगा और इसको जो है अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर जो है स्थापित किया जाएगा। आने वाले मिशनों में एस्ट्रोसैट 2 है और मार्स लैंडर मिशन है, जिसको माउंट 2 बोलते हैं या मंगलयान 2 बोलेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। इसमें हम देखेंगे गाजा पट्टी और हमास क्या है और इनका एरिया क्या क्या है। आगे इसमें एक मैप भी लगा होगा, इसमें आपको दिखाते हैं अच्छे से। गाजा पट्टी और हमास वर्तमान में जो फिलिस्तीन के अधीन 2 क्षेत्र हैं, एक गाजा पट्टी है और दूसरा क्षेत्र है वेस्ट बैंक। आप देख रहे होंगे फिलिस्तीनियों में आपसी मतभेद के कारण 2 गुट थे, उदारवादी गुट अल फतेह और उग्रवादी गुट हमास। बाद में जो है 1993 में इजराइल व फिलिस्तीनियों के बीच ओस्लो समझौता होता है। इस समझौते के तहत जो है पश्चिमी किराना तथा गाजा का क्षेत्र इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों को सौंप दिया जाता है। लेकिन बाद में चलकर फिलिस्तीनियों के उदारवादी गुट अल फतेह और उग्रवादी गुट हमास में मतभेद हो जाता है। इस मतभेद के कारण हमास की स्थापना 1987 में एक उग्रवादी इस्लामी कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा की गई थी। और जो हमास था, हमास ने इजराइल को अभी तक मान्यता नहीं दिया है और मानता भी नहीं है कि इसकी स्थापना हम लोगों की सहमति से हुआ था। फिर 2007 में हमास ने गाजा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और पश्चिमी किनारा अल फतेह के नियंत्रण में बना रहा। फिर से 2023 में दोनों में संघर्ष होता है, यानी ये पहला संघर्ष नहीं था, उसके पहले 2008, 9, 12, 2014, 2021 में हो चुके थे। तो इसके आगे देखते हैं क्या है। आपको इसमें दिख रहा होगा, इस मैप में थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए ये गाजा वाला रीजन है और इतना जो है वेस्ट बैंक वाला रीजन है। इन्हीं दोनों पर जो है फिलिस्तीनियों का कब्जा है। और इसमें देखेंगे ये वाला रीजन जो है ये डेड सी से लगता है। तो डेड सी की जो बाउंड्री है कितने देशों से लगती है? वैसे इजराइल हो गई, इधर जॉर्डन हो गया, तो ये फिलिस्तीन और इसमें जो है वेस्ट बैंक का भी लगता है। कभी कभी अगर ऐसे रीजनल पूछेगा तो वेस्ट बैंक का भी इसमें जो है बाउंड्री लगती है डेड सी में। और आप देखेंगे जो गाजा है, ये वाला रीजन गाजा का, तो ये जो है मेडिटेरियन सी से इसकी बाउंड्री लगती है। प्लस जो है और कंट्री में देखेंगे तो इजिप्ट से लग रही है और इजराइल में तो है ही है। और यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि इसी में क्वेश्चन आता है, इजराइल की बाउंड्री जो है किन किन देशों से लगती है। एक तो इजिप्ट हो गई, दूसरा जॉर्डन हो गया और इसमें एक सीरिया है और एक लेबनान है। यानी इन 4 देशों की बाउंड्री जो है इजराइल से लगती है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में अंतर देखते हैं। चक्रवात जो है कैसे बनता है, मेनली चक्रवात इस तरीके से बनता है जब जो है बीच में लो प्रेशर बन जाता है, यानी लो प्रेशर बीच में, इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं चलती हैं। हवाएं चलेंगी, इसमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, तो ये जो है फिल करने के लिए आती हैं बाहर से हवाएं। तो ये धीरे धीरे जो है चक्रवात का रूप लेता है। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए साइक्लोन के बारे में है। इट इज ए लो प्रेशर सिस्टम विद सराउंडिंग ऑफ हाई प्रेशर। बीच में जो है लो प्रेशर रहता है, किनारे किनारे हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं। इट ब्लो एंटी क्लॉकवाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब जो अपना ग्लोब है तो ये 2 पार्ट में होता है, एक नॉर्दर्न एक सदर्न।
तो नॉर्थ वाले में ये एंटी क्लॉकवाइज चलती, इस तरीके से चलती हैं, और जबकि अपने सदर्न हेमिस्फेयर में ये इस तरीके से चलती हैं, यानी क्लॉकवाइज चलती हैं। इट ब्लो क्लॉकवाइज इन दी सदर्न हेमिस्फेयर, यानी यहाँ क्लॉकवाइज साउथ में और नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज। इट इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई, हैवी रेनफॉल विद स्टॉर्मी विंड, मतलब हैवी वर्षा होती है और स्टॉर्म विंड मतलब बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं। इट कैन काज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन, मतलब इसमें डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, जान माल का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से एंटी साइक्लोन जो होता है, इट इज़ ए हाई प्रेशर सिस्टम विद सराउंडिंग ऑफ लो प्रेशर। बीच में क्या बनता है, बीच में हाई प्रेशर बनेगा ऐसे, इन हवाओं को भरने के लिए जो है किनारे किनारे से इन हवाओं को भरने के लिए नहीं, ये हाई प्रेशर बना है तो यहीं से जो हवाएं बाहर निकलेंगी, इस तरीके से निकलेंगी हवाएं बाहर। तो इट ब्लो क्लॉकवाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी जो अब यहाँ पे देखिए, ये जो अपना ग्लोब है, जैसे ये वाला ग्लोब हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ साउथ, तो ये बोल रहा है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से चलेंगी ये, और इट ब्लो एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे आप देखेंगे इट इज एसोसिएटेड विद क्लियर स्काइज, मतलब उस समय मौसम साफ रहता है, और माइल्ड विंड जो है इसमें हवाएं स्लो चलती हैं, ड्राई कंडीशन होता है यानी शुष्क मौसम होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है चक्रवात के नामकरण में शामिल देश, यानी चक्रवात जो आता है अपने हिंद महासागर में, उनमें कितने देश शामिल हैं, उनमें देखा जाए तो 13 देश शामिल हैं जो इन चक्रवातों का नामकरण करते हैं बारी बारी से। इसमें जो है बांग्लादेश हो गया, ईरान है, भारत है, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। अभी जैसे इसमें संयुक्त अरब अमीरात, यमन और कतर, ये सब अभी लेटेस्ट में शामिल हुए हैं, और ये देश जो है संयुक्त रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनलों को नामों की सूची प्रदान करते हैं जो फिर चक्रवातों के नामकरण के लिए उपयोग की जाती है। तो यही 13 देश जो हैं चक्रवातों का नाम सुझाते हैं कि इस चक्रवात का नाम क्या रखा जाए। तो दुनिया के हर इलाके में अलग अलग नामों से जाना जाता है साइक्लोन, जैसे कैरेबियन सी में इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं, चाइना सी में इसको टाइफून के नाम से जानते हैं, हिंद महासागर में इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं, जापान में इसे टाइफू के नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको विलिस के नाम से जानते हैं, फिलीपींस में इसको बाइगियो के नाम से जानते हैं, और अमेरिका में हरिकेन या टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। इसमें आपको साइक्लोन के बारे में हमने बताया था, जैसे इसमें साइक्लोन में क्या होता है, बीच में लो प्रेशर बनता है, जैसे ये बना हुआ है। इनको जो है भरने के लिए जो बाहर से यानी हाई प्रेशर से हवाएं चलती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है क्लॉकवाइज चलती हैं। इसी तरीके से जो ये वाला फिगर आप देख रहे होंगे, ये एंटी साइक्लोन के लिए है, जिसमें बीच में हाई प्रेशर बनता है। तो इसमें आप देखेंगे जो एंटी साइक्लोन बनता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि बीच में हाई प्रेशर है और किनारे किनारे जो है, क्योंकि यहाँ से हवाएं निकलती हैं हाई प्रेशर से और बाहर की तरफ जाती हैं, तो यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज चलती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे आप देखते होंगे साइक्लोन कैसे बन रहा है और एंटी साइक्लोन कैसे बन रहा है, यानी हवाएं नीचे तरफ आती हैं, इसमें हवाएं ऊपर जाती हैं साइक्लोन में।
आगे देखते हैं विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया गया है। अब इसको देखते हैं एसडीजी जो गोल अपना है नीति आयोग का, उसमें 3.3 में जो है इसके एम कुछ निर्धारित किए गए हैं, जैसे एपिडेमिक ऑफ एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एंड कम्बैट हेपेटाइटिस, वाटर बॉर्न डिजीज एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीज बाई 2030 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे एसडीजी 3.3 में इसके टारगेट थे, जो कि आपको हमने बताया ऊपर कि ये जो है 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें आपको अगले वाले स्लाइड में देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना, इनकी एक कैटेगरीज होती हैं। अभी टोटली जो है 14 महारत्न कंपनी और 25 नवरत्न कंपनी और 62 मिनी रत्न कंपनी मौजूद हैं। और इसमें देखेंगे इनका जो है क्राइटेरिया क्या है। महारत्न कंपनी बनने के लिए किसी कंपनी को नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए उसके पास, लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वो लिस्टेड हुई हो स्टॉक एक्सचेंज में, और उसका जो एवरेज टर्नओवर है 25,000 करोड़ लास्ट 3 ईयर में उसने जो है मेंटेन की हो, और इसी तरीके से एवरेज एनुअल नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ रुपए हो, और उसने जो है पिछले 3 सालों में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया हो, तो उसे जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। इसी तरीके से नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों का भी है। और नवरत्न में आप देखेंगे पहले उसको मिनी रत्न कैटेगरी या शेड्यूल 1 में या ए में जो है लिस्टेड होना चाहिए, और वेरी गुड रेटिंग होनी चाहिए। मतलब पिछले 5 सालों में पिछले 5 सालों में कम से कम 3 जो वर्ष हैं उसमें वेरी गुड या एक्सीलेंट रेटिंग होनी चाहिए, और उसको 6 पैरामीटर पे जो है खरा उतरना चाहिए, जैसे परफॉर्मेंस है, इंडिकेटर इंक्लूडिंग नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, कास्ट ऑफ सर्विस, अर्निंग पर शेयर इत्यादि में। मेनली यही पूछा जाता है महारत्न के बारे में। नवरत्न का उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन महारत्न का जो एक क्राइटेरिया है इन सब पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है फंसने के चांस बहुत रहते हैं। तो चलिए आप देखते हैं महारत्न कंपनियों कितनी हैं अभी वर्तमान में। इसमें पहली कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि अभी 14 कंपनियां हैं। पहली हो गई भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरी पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरी कोल इंडिया लिमिटेड, चौथी गेल इंडिया लिमिटेड, पांचवी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और छठवीं है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सातवीं है एनटीपीसी लिमिटेड, और आठवीं है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नौवीं है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और 10वीं है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 11वीं है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 12वीं है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और 13वीं है ऑयल इंडिया लिमिटेड, 14वीं है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यही अभी लेटेस्ट में जुड़ी हुई है, इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में दिखाते हैं। इंडिया में अभी जो है इंडिया में अभी जो है 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, उनमें और छोटे और बड़े को मिला के 487 एयरपोर्ट है। इसमें से 137 जो है मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और उसमें भी देखेंगे जो 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 10 कस्टम एयरपोर्ट हैं और 81 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं और 23 सिविलियन एंड डिफेंस एयरफील्ड के एयरपोर्ट हैं। सबसे बिजी अगर देखा जाए इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। वैसे महाकुंभ के दौरान सबसे बिजी जो एयरपोर्ट था वो था अपना बमरौली का एयरपोर्ट, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको काम की हैं और एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं।
ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहें, क्योंकि आरओ में आपको अधिकतर क्वेश्चन लगभग कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको नहीं मिलते हैं, आपको इसमें जो है इमेज के माध्यम से हम प्रोवाइड करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।